रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्या बोल रहे हैं हम? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो पढ़ रहे अपन, लेकिन एक्चुअल में ये सब में ऐसे ही रेस्पिरेशन होता है। एनिमल्स वगैरह में भी क्या होता है, ये रेस्पिरेशन होता है। यानी अपन जो बोलते हैं ना, अपन अभी तक बोलते हैं, क्या बोले थे कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या बोलते हैं अपन? रेस्पिरेशन के लिए सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, बोलते हैं ना अपन कि भाई फूड को तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है। तो यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की नीड है रेस्पिरेशन के लिए। देखो, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, हम सारे ही क्या करते हैं, बोलते हैं सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। बट वाई इज ब्रीदिंग, लेकिन सांस क्यों लेते हैं? सो इसेंशियल टू लिव, इतना ज़रूरी है जिंदगी गुजारने के लिए ना। वॉट हैपन्स वैन वी ब्रीथ, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? अब थोड़ा बहुत ब्रीदिंग के बारे में आपने पढ़े है ना, क्या होता है पेपड़े बोलते हैं, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है ना, इस तरीके से कुछ पढ़े ना आपने। ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, क्या सब ब्रीथ करते हैं? इफ सो हाउ, अगर हाउ तो फिर कैसे? ठीक है, ऐसा बोल रहे उसने। देखो, ब्रीथिंग सब नहीं करते, प्लांट ब्रीथ करते, सांस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ऑक्सीजन की सबको नीड है, ऑक्सीजन की नीड सबको है, लेकिन वो पर्टिकुलरली ब्रीदिंग नहीं करते, उनके ऊपर स्पेशल नहीं करते। एनिमल्स ज़्यादातर करते फिर, है ना। चलो इसका जवाब देखते हो क्या नहीं करते ना। देखो क्या जाएंगे इसका जवाब, कैसा बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसा अपन ब्रीदिंग करते हैं ना, जैसे अपन लंग्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से ऑर्गन है, उनके पास में वैसा नहीं है ना। लेकिन नीड तो सबको ऑक्सीजन की, उस टोमेटो से ले लेंगे लेंटिसेल से। और तो रेस्पायर का अगर वर्ड है तो ये तो कंपलसरीली सभी रेस्पायर करते हैं, है ना। ब्रीदिंग अगर हम हमारे रेस्पेक्ट में देखें, जिस तरीके से अपन ब्रीथ करते हैं, तो वैसा वो ब्रीथ नहीं करते, उनके पास सांस लेने का जरूरत प्लान नहीं। ब्रीदिंग क्या बोल रहे हैं अगर अपन अपने रेस्पेक्ट में बात करें, अपन जिसको ब्रीदिंग समझते हैं कि जोर से सांस लेना फिर छोड़ना, तो वो उसको ब्रीदिंग बोलते हैं ना। तो वो ऐसा करते क्या? नहीं करते। लेकिन ऑक्सीजन की नीड, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की सबको नीड है ना। ब्रीदिंग की सबको नीड है क्या? नहीं है। जैसे अपन सांस लेते वैसा नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन करने की हर प्लांट को, हर ऑर्गेनिज्म को नीड है, क्योंकि उसका खाना, उसकी एनर्जी बगैर रेस्पिरेशन के टूटेंगी ही नहीं। कैसे बनेगी एनर्जी, बिना टूटेगी? ठीक है, चलो। टूटने के वास्ते ऑक्सीजन भी होना जरूरी है। मतलब ऑक्सीजन लेने की वो अलग वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म। हाँ, तरीके वेरी करते हैं। और डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, तो देखो अगर ये अपनी रेस्ट में बात करे तो इसका जवाब नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो फिर सही है, ठीक है। इफ़ सो हाउ, अगर हाउ तो फिर कैसे बोलते, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अब देखो, सारे ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ की ज़रूरत है बोलते हैं? कैरिंग आउट। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सबको एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों? कैरी आउट, कैरिंग आउट बोले तो करने के लिए, क्या करने के लिए? फॉर डेली एक्टिविटीज़, जैसे देखो रेस्पिरेशन खुद एक डेली एक्टिविटी, सांस लेना जैसे अपन, तो एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे अपन ने बोले ना, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीदिंग के लिए। खाना वाना खाए तो सेल में अब एब्जॉर्ब होगा, उसकी वास्ते एनर्जी लग रही है ना। बिल्कुल। इवन ब्रीदिंग के लिए भी, सांस लेने के लिए, ट्रांसपोर्ट वाले तो वही ब्लड वाला ट्रांसपोर्ट वाला एक्सवाइजेड बहुत नॉर्मल है, इसको ज़्यादा इतना वो नहीं लेना है लाइट। बस ऐसा बोलना है कि भाई हर काम के लिए बॉडी में एनर्जी तो लगती है ना। वेदर ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, अब ये सारी एनर्जी आती है कहाँ से बोल रहे हैं? देखो, ऐसा पुण्य कोई एनर्जी खाली एटीपी खाती है कि डायरेक्ट है? नहीं। लेकिन अपनी बॉडी में एनर्जी क्या है? एटीपी। तो एटीपी आई कहाँ से हो, वो अपने को देखना है भैया। चलो, वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हमको मालूम है हमने क्या खाए थे, फूड खाए थे ना। वो तो प्लांट के पास में पहले से रहता, प्लांट के जो अपने खाए वो तो प्लांट के पास पहले से है ना। फिर क्या उसके पास एनर्जी है कि फिर नहीं? तो एनर्जी तो कोई दूसरी चीज़ होगी ना। तो एनर्जी फूड से बनाई जाती है, फूड इज़ नॉट एनर्जी, है ना। चलो, तो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हमने खाए थे। बट हाउ इज़ द एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, लेकिन फूड से एनर्जी कैसे ली जाती है बोलते हैं? हाउ इज़ द एनर्जी यूटिलाइज्ड, उससे फिर यूटिलाइज कैसे होगी, इस्तेमाल कैसे होंगी, वो एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होंगी? डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सारे के सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं?
जैसे तुम फैट खा रहे उससे भी सेम अमाउंट में एनर्जी मिल रही, प्रोटीन खा रहे उससे भी सेम मिल रही, कार्बोहाइड्रेट खा रहे उससे भी सेम मिल रही। सेम नहीं मिलती। हाँ, सबसे अलग अलग मिलती है ना, किसी से कम किसी से ज़्यादा ऐसा मिलती रही। नहीं बस समझ, इसीलिए तो वैरी करता है ना। देखो ज़्यादा फैट खाएंगे तो बोलते हैं ना मोटे हो जाते करके, घी खा रहे ज़्यादा तेल के प्रोडक्ट खा रहे हैं वो, तो उससे क्या हो सकते हैं, मोटे हो जाते। और कुछ खा ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा, दुबले हो जाएंगे। या फिर नहीं वो शुगर पर इस पर ही कर रहे हैं, उससे भी डिजीज होंगे अपने, है ना। प्रोटीन खाएंगे बराबर तो मसल बिल्डअप। तो हर किसी से, हर अलग अलग फूड से अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमारे को, ठीक है। बट हाँ, अब देखो, डू ऑल प्लांट्स ईट, क्या सारे प्लांट खाते हैं? डू प्लांट्स ईट, क्या खाना खाते हैं प्लांट? नहीं। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? अब पिछले सबक में तो पूरा ये पढ़े कि उनको एनर्जी कहाँ मिलती है, फोटोसिंथेसिस से पहले। हाँ। खाना बनाते हैं उसके बाद से उसको एनर्जी मिलती है। तो देखो, इनको प्लांट को दो तरीके से एनर्जी मिलती है। एनर्जी नहीं, वो तो एनर्जी मिली कहाँ थी, वो तो अपने बनाए थे ना, अपने लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाए थे, है ना, थोड़ा बहुत। तो वो एटीपी तो अपने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया एक्चुअली। लेकिन जो एनर्जी इनको मिलेंगी वो कहाँ से रहेंगी, वो रेस्पिरेशन से रहेंगी, ठीक है ना। चलो, डू ऑल प्लांट ईट्स, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर, हाँ, फिर वही खाने को तोड़ के एनर्जी बना लेंगे थोड़ी बहुत, गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। एंड और ग्लाइकोलाइसिस के पहले कुछ स्टेप में भी तो एनर्जी लगती ना। हाँ, तोड़ने के वास्ते पहले एनर्जी देना पड़ेगा, बाद में एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल। तो लेकिन ये साइकिल रहती है पढ़ने वाले, इसमें आगे आएंगे तो जब देखते हैं, ठीक है। चलो, एक साइकिल जब चलती है ना तो 36-38 के करीब बैठी भी मिलती है, तो उतनी एनर्जी तो हमारे पास रहती है ना, उतनी प्लांट के पास में रहती है एनर्जी। चलो, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ से एनर्जी मिलती है? फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं? हाँ, बैक्टीरिया खाना खाता ना, बिल्कुल। हर्ट्रोफी रहता, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस बकवास बारे चल रही। ऑल द एनर्जी रिक्वायरिंग फॉर द लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ some macromolecules. You have wondered at the several questions raised above. They may be seem to be very disconnected. अब देखो, तुमने ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े पुण्य, तुमको लग रहा होगा बोलता कि ये बहुत सारे डिसकनेक्टेड है करके, कुछ अलग अलग है। कोई बोल रहे, कभी तुम पूछ रहे एनर्जी लगती है, कभी बोलते खाना लगता है, ऐसा पूछ रहे ना उन, तो बोलते लेकिन एक्चुअल में कैसे डिस्कनेक्टेड नहीं, सब मिले हुए ना, मालूम है, खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेंगी, सीधी बात है। But in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है किससे? रेस्पिरेशन से, जो है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड क्या बोलते हैं उसको? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग से रेस्पिरेशन बहुत जुड़ा हुआ है। ऐसा बोल सकते तुम कि रेस्पिरेशन के लिए ही ब्रीदिंग करते हैं। क्यों करते हो बोलो? क्योंकि हर चीज को खाना मिल सके। Let us try and understand how this happen. अब आओ बोलते समझते हैं ये किस तरीके से होता है। All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we eat, that we called food. जो भी हमको एनर्जी मिलती है कहाँ से मिलती है? ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसी को बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सिर्फ ग्रीन प्लांट और कैन कौन कर सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब सारे अभी नॉर्मल बातें चलो, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। दिस इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड के अंदर उन्होंने स्टोर करके रख लिया, बोलते हैं। अपने बोले ना एटीपी लगती है दो रिडक्शन के अंदर, स्टार्च, फैट है ना। रिडक्शन प्रोसेस में 2 एटीपी। देखो, सनलाइट से क्या करते थे अपन? एटीपी बनाए, है ना। सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर दी एटीपी में, फिर वही एटीपी को कहाँ स्टोर कर दी थी अपन ने? रिडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते एटीपी, ऐसा एटीपी एनएडीपीएच। तो बस इसका मतलब अपन ने ग्लूकोज के बॉन्ड के अंदर एनर्जी छुपा के रखती है
ऐसा। फोटोसिंथेसिस। फिर प्लांट को जब लगेगा तो उसमें से निकल के खा लेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, उससे एनर्जी मिलेगी। और अपन जब खाएंगे तो अपन भी क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडेशन करेंगे, अपन को एनर्जी मिलेगी। जब शुगर बना लिया था वहाँ पर, तो अब शुगर यहाँ पे टूट जाएंगी। हाँ, शुगर, इसका मतलब शुगर में ही उसकी एनर्जी स्टोर है। एनर्जी कहाँ पर है उसकी? देखो, शुगर एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी कहाँ स्टोर है? शुगर में, क्योंकि शुगर छूटेगा तो क्या बनेगा? एटीपी, है ना, इसलिए। बात समझ में आई क्या नहीं? चलो, ओनली ग्रीन प्लांट हो गया। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस carbohydrate like glucose, sucrose and starch. We must remember that in green plants too, not all cells, tissues, organs photosynthesize. अब ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन प्लांट में भी सारे सेल बना दे खाना नहीं। अब स्टेम के सेल वो बनाएंगे, जो क्लोरोप्लास्ट है वही बनाएंगे। तो ग्रीन सेल्स ही बनाते, या फिर बोलो कि जो ग्रीन पार्ट है ना, जैसे पत्ते हो गए, पेटियोल हो गया, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बस। We must remember that in green plant too, not all cells, tissues, organ system क्या करते हैं? खाना बनाते नहीं, ये बोलते, ठीक है। Only cells containing chloroplast are that are more often located in the superficial layer, जो ऊपर रहते हैं ना, वो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखो, ग्रीन प्लांट में भी जो ग्रीन कलर के प्लांट है, जो ग्रीन कलर के सेल्स है या फिर पार्ट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, जैसे लीफ के ऊपर के सेल हो गए, अंदर के भी थोड़े करते हैं, एकदम नीचे के नहीं, लेकिन और स्टेम वाले तो करते ही नहीं। रूट करती क्या? रूट फोटोसिंथेसिस करती क्या? नहीं करती, तो सनलाइट ही नहीं जाती ना वहाँ पर, कहाँ से कर लेंगे? कंडीशन में करती है मॉडिफाई। स्टेम कौन सी करेंगी? ग्रीन स्टेम, कोई मतलब कोई मॉडिफिकेशन है ना उसको। हाँ, hence even in green plants all other organisms, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. तो इसलिए देखो, अब प्लांट ने खुद का खाना खुद बना लिया, उसको तो खाना होना नहीं, लेकिन दूसरे जो है, देखो क्या बोला, hence even in green plant all other organs, tissues and cells that are non-green नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। उनको भी खाना चाहिए। देखो, प्लांट में पत्तों ने खाना बनाया, किससे बनाया? पत्तों ने, लेकिन रूट के पास भी खाना होना कि नहीं होना? रूट को ग्रोथ करने के लिए, रूट को बढ़ने के लिए, रूट को ज़मीन में जाने के लिए खाना लगेगा ना यार। तो प्लांट में खुद में भी बोलते खाने को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हालांकि प्लांट खुद खाना बनाते हैं, लेकिन उसके खुद के कुछ पार्ट में खाना नहीं रहता। अब रूट है तो रूट क्या करेंगे? रूट क्या करेगा? बिल्कुल रूट क्या करेगा? वहाँ से पत्तों से खाना ले लेगा। स्टेम क्या करेगा? पत्तों से खाना लेगा। तो प्लांट खुद एक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर भी क्या है? क्या बोले बोलो, ऐसे कुछ ऑर्गन है जो नहीं फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो वहाँ पर अपने को खाना भेजना पड़ेगा, उसको खुद को एनर्जी के लिए फूड लगेगा। अब ये रूट ने मिनरल्स, ये चीजें वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, पूरी हर चीज पूरी कर रही है एब्जॉर्ब, तो हाँ। पानी तो फेंकना पड़ेगा ना उसको ऊपर। बिल्कुल, पानी फेंकने का वो ट्रांसपिरेशन में चलेगा। अपन क्या बोल रहे सिंपल कि हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है ना, तो वो एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी के लिए फूड होना, फूड तोड़ेंगे एनर्जी बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। चलो, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। अब ये क्या नॉर्मल सारी बातें पड़ी हुई इतनी। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, डायरेक्टली herbivores or indirectly carnivores. Saprophytes like fungi and are dependent on the dead and decaying matter. What is important to recognize is that utility is that ultimately all the food that is required for life processes come from photosynthesis. अब देखो, दोनों सबक को रिलेट कर दिया। जितना भी फूड एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या किसने बनाया फूड? प्लांट ने। तो ऐसा तो अपने में इनडायरेक्टली आ रहा, प्लांट में डायरेक्टली आ रहा है ना, ऐसा। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो फूड आएगा वो सिर्फ प्लांट से आ सकता है, दूसरा कोई सोर्स है अपने पास नहीं। प्लांट से एलिमेंट खाएंगे तभी तो अपन उनको खा सकते हैं यार, ऐसा है। दिस चैप्टर डील्स विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये चैप्टर क्या बताएंगे आपको? सेल में रेस्पिरेशन कैसा होता है, बिल्कुल।
or the mechanism of breaking of food material within the cells to release energy. समझ में आया बात? देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. दूसरी चीज़ क्या देखेंगे अपन कि फूड को किस तरीके से तोड़ते हैं बोलते हैं ना, विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए, एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी. अब इसी एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी बना लेंगे, क्योंकि एटीपी क्या है, जब हमको लगा जब हम स्टोर कर सकते हैं ना उसको. सुनिए, कहाँ तक पढ़ लिया मैं बोला. बढ़िया. फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट. कहाँ होती है, पढ़े ना सारी चीज़ें, इन द यूकैरियोट्स. अभी बहुत तो एम्फेसाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपनी पढ़ी हुई है ना यार. Whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in the cytoplasm. देखो ये बातें हैं इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में बात सही है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, वो साइटोप्लाज्म में. कहाँ होगा बोलो, साइटोप्लाज्म. तो ये पहली लाइन मिली अपने को. ग्लाइकोलाइसिस आल्सो अकर साइटोप्लाज्म. हाँ, सब वो आएंगे अभी, उसके बाद रिवीजन करते रखो. वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ, क्या बोले देखो, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ये पहली लाइन काम की मिली अपने को इतनी देर के बाद. ठीक है ना, कि अगर पूछता है कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है तो साइटोप्लाज्म में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, अब ज़्यादा डीप में जाएंगे अपन तो अंदर आगे मालूम पड़ने वाला है, लेकिन ऊपर मोटी मोटी लाइन कि जैसे फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हुआ, उसी तरीके से रेस्पिरेशन का होने वाला है साइटोप्लाज्म. एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज़ें बस, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, बस दो. इसमें से जो अपनी ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में होंगी, और जो वो है क्रेब्स साइकिल वो कहाँ होंगी, ईटीएस और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, आगे बात समझ. द ब्रेक डाउन ऑल्सो ओनली इन द यूकैरियोट्स, लेकिन ऑल्सो ओनली इन द यूकैरियोट देखो, एंड टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो ओनली इन द यूकैरियोट्स. और सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगे बोलते. क्या क्या यूकैरियोट्स में होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोट्स में होता रहता हो, साइटोप्लाज्म में तो सब में होता है, प्रोकैरियोट में भी होता. एनर्जी की सबको जरूरत है. देखो, एनर्जी सबको जरूरत है, रेस्पिरेशन सभी करेंगे, लेकिन थोड़ा वेरी करेंगे ना कभी कभी. उनकी प्रोसेस सबके लिए सेम नहीं रहने वाली है. तुम्हारे जिसमें दिया कि ऑल्सो ओनली इन द यूकैरियोट्स करके, तो किसके बारे में बात करें मालूम, कि माइटोकॉन्ड्रिया में सब में नहीं होता, प्रोकैरियोट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया रहती है. रहते क्या तुम बोलो, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल रहते नहीं रहती, फिर कहाँ से करेंगे. उसका बोलने का मतलब है कि यूकैरियोट के अंदर दोनों जगह होता है, साइटोप्लाज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन. हाँ, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ओनली साइटोप्लाज्म, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया. वो सेल ऑर्गेनेल्स में रहते हैं ना. हाँ, इसका अब लगे तो एनसीईआरटी पढ़ा जाता, लगता है कि अभी ऐसा बोल रहा है कि रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में होता ही नहीं करके, है ना, ऐसे लगता ना, नॉट ओनली द प्रोकैरियोट. द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना, उससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लेना, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. बस कार्बन जो अपने ग्लूकोज शुगर वगैरह बनाए थे ना, उसको तोड़ के एनर्जी निकालना है, खत्म. बस रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आई देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या रहते हैं मालूम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के जरिए ऑक्सीजन अट्रैक्ट करें विद इन द सेल. कहाँ पर कर रहे हैं, सेल में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना. चलो, थ्रू ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. ऑक्सीडेशन करेंगे तो एनर्जी निकलेगी ना. कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को जिससे एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेशन. The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrate. जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. देखो, हमारी बॉडी के अंदर जब रोसे रखते हैं या फिर बहुत खाता नहीं खाते, तो जैसे डाइटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, फैट भी ऑक्सीडाइज होता रहता.
बॉडी फैट भी बना के रखी, क्यों रखी? सजाने के लिए तो नहीं रखी ना, बाद में काम में आने के लिए रखी। प्रोटीन बहुत प्रोटीन भी होता है थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, ऐसा रेयर होता है। ब्लॉक है ना अपने इसका, अगर वो तो जाएगा तो बॉडी अक्सर खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बॉडी छोटे छोटे प्रोटीन ही कार्य करेगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा, या फिर बोलते हैं तो एकदम खतरनाक कंडीशन में, या फिर बोल दिए बहुत ही मरने पर आ गए, बस बस तो वो अपनी बॉडी को खाकर काम चलाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये सारे अभी अपने को क्या देखना है, कोई कब नहीं, कंडीशन नहीं। अभी अपन सब ये देखो कि क्या वो एक्ट कर सकते हैं, बस काफ़ी। बस जो मट्टी पत्थर का लिया अपने, वो करेंगे, उससे एनर्जी बना लेंगे, नहीं के लिए। तो बता रहा कि क्या क्या चीज़ों से एनर्जी बन सकती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड्स थोड़े बहुत, है ना, जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें रहती है ना, उससे भी एनर्जी बना सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक अंडर देखो, हाँ, ऑर्गेनिक एसिड को जनरल एसिड होंगे बहुत सारे, सिट्रिक एसिड वगैरह। अंडर सर्टेन कंडीशंस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल। देखो कुछ कंडीशन अंडर क्या बोला, देखो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड, कहाँ से चले गए, अंडर सर्टेन कंडीशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज इनटू द सेल। जितनी भी एनर्जी बनी, क्या सब ऐसा एनर्जी क्या बनती है, हीट की फॉर्म। जैसे अपन गर्म करे, पानी गर्म करे, तो क्या अपन एनर्जी दे रहे हैं उसको, भगवान को कौन सी फॉर्म में दे रहे, हीट की फॉर्म में। तो जनरली एनर्जी दो तीन बहुत अलग अलग फॉर्म में रहती है, लेकिन अपन उसको हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं, लाइट के फॉर्म में एनर्जी। हाँ, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो बोलते सेल में अंडर सर्टेन कंडीशन में अपनी जो एनर्जी है वैसे रिलीज नहीं होगी, तुमने फूड तोड़े और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तुम अंडर सर्टेन कंडीशन बोल रहे हो ना, तो वो खत्म होगा वहाँ से, ये ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन से यहाँ से नई बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, तो देखो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन से क्या बोला उसने, ये एनर्जी जो अपनी वैसे रिलीज नहीं होने वाली है कि भाई सेल में डायरेक्ट रिलीज होगी, अपन उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे ना, बस उतनी बात है। देखो हाँ, ये जो बोला ना हाँ, वो जो बोला था उसने अंडर सर्टेन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फूड को, ऐसा था। लेकिन ये जो बात बोला कि भाई जो कुछ एनर्जी अपन बना रहे हैं इनसे, वो पूरी की पूरी रिलीज होंगी सेल में नहीं होंगी, और इन अ सिंगल स्टेप, और एक स्टेप में भी नहीं होंगी। दो कंडीशन बनाए, देखो जो कुछ भी एनर्जी तुमने फूड को ऑक्सीडाइज करके बना दिए, तो वो पूरी की पूरी एकदम से रिलीज नहीं हो जाएंगी, वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर की जाएंगी। ठीक है, उसको अपन बॉन्ड की फॉर्म में अटका लेंगे एटीपी के अंदर। और दूसरी बात ये बोला उसने कि एक स्टेप में नहीं बनी, ऐसा नहीं है कि भाई फूड बन गई, ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्टेप्स होंगी, बहुत सारी रिएक्शन होंगी, तब जाकर फिर अपने को अलग अलग स्टेप से अलग अलग एनर्जी मिली। समझे, एकदम से एक स्टेप में एनर्जी भी नहीं मिली और पूरी की पूरी एनर्जी सेल में रिलीज भी नहीं हुई। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वही बोला अभी, स्लो स्टेप में होती है, जो स्टेप्स एंजाइम के जरिए कंट्रोल की जाती है। क्या बोले थे ऐसे स्टेप्स को, एंजाइमेटिक, ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम के जरिए कंट्रोल होती है उसको क्या बोलते थे, कैटालाइज्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कैटालाइज्ड, नहीं एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन एक डेफिनेशन पढ़ते अपने, देखो कि ऐसी रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन की सिर्फ एक एंजाइम, फिर हर रिएक्शन मेटाबॉलिक बायोमोलिक, तो पिछले जो पढ़े थोड़ा याद रखेंगे ना। हाँ, मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, इट इज स्टेप। उसका एग्जांपल यही तो दिया था उसने, इसी को दिया था, आगे जो आएंगे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, वो आगे लैक्टिक एसिड। देखो हमने यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे, तो अपन ने बोले सिंगल धीरे धीरे होंगी और उसे एटीपी बनाइए, ऐसा रिलीज नहीं कर देंगे, बॉन्ड थोड़ा एनर्जी रिलीज कर दे, नहीं, उस एनर्जी को अपन ट्रैप करेंगे एटीपी की फॉर्म में, और वो एक स्टेप में नहीं, कई सारी छोटी स्टेप में अपन बनाएंगे। Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but it can also synthesize ATP. तो जो हम एनर्जी बना रहे हैं ना खाने से, वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर लेंगे। ये देखो खाना थोड़े तो वहाँ तो एनर्जी इंस्टेंट हो गई, तो एनर्जी तो फिर डायरेक्ट कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा ना फिर अपने को। जब अपन जलाते तो पहले ऐसा है कि सिलेंडर को जला के रख देते, फिर बाद में जला के थोड़ा एनर्जी निकाल के जब जलाते जब एनर्जी इस्तेमाल करते कि नहीं करते। तो अगर क्योंकि अगर ऐसा रहता था तो फिर अपने क्या करना पड़ता, जब एनर्जी बनाए तभी इस्तेमाल करो, रुकती नहीं थी। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं कि अपने को जब नीड रहेगी जब इस्तेमाल करें।
अपन एनर्जी पर डिपेंड कैसे है, एनर्जी को अपन स्टोर करेंगे एटीपी की फॉर्म में, फिर ओटीपी को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? तो एकदम से पूरी एनर्जी अपने सेल में खाने की टूटकर रिलीज नहीं होती, ठीक है, ये बात है। और वो एक स्टेप में भी नहीं बनती, थोड़ी थोड़ी स्टेप में बनती है ना। तो असर्शन रीजन के लिए, स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन अच्छा है कि भाई कौन सा वाला, कि क्या पूरी एनर्जी हमारे सेल में रिलीज हो जाती? नहीं। क्या पूरी एनर्जी एक ही स्टेप में बन जाती? नहीं। तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन दे कैन डायरेक्टली नॉट यूज टू सिंथेसाइज एटीपी विच इज़ ब्रोकन डाउन whenever and wherever एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज। जहाँ पर भी हो ना एनर्जी, तो एटीपी थोड़ा एनर्जी ले लो, खत्म बात है। हेंस एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसलिए एटीपी क्या है बोलते हैं? एनर्जी करेंसी है। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरमेंट रिकवरिंग। देखो, एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हेंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या करते हैं? फिर एनर्जी करेंसी के तौर पर पाई जाती है। दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब इस एटीपी के जरिए जो ट्रैप होगी एनर्जी, यानी एटीपी में जो स्टोर एनर्जी है, अपन तोड़ के उसको जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। एंड द कार्बोहाइड्रेट स्केलेटन प्रोसीजर ड्यूरिंग एंड कार्बन स्केलेटन processed produced during respiration is utilized as precursor for biosynthetic of other molecules in the cell। अब देखो ये लाइन समझो, हाँ क्या बोला कि the energy trapped in ATP utilized in various energy requiring process of the organism and the carbon skeleton। जो एनर्जी बनाने के दौरान का जो कार्बन स्केलेटन है ना, देखो एटीपी ऐसा तो नहीं कि भाई तू फूड ऐसा कुछ ना हाथ डाल के निकाले ग्लूकोज में से एटीपी नहीं, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, वो टूटेगा कुछ बनेगा तो फिर एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी जैसा ऐसा ग्लूकोज का पूरा इस्तेमाल होकर एनर्जी नहीं मिल रही, समझ रहे बात? तो देखो जैसे कोई चीज़, जैसे अपने गैस गर्म कर दी उसकी एनर्जी मिली, वैसा नहीं है, ग्लूकोज खत्म नहीं हो रहा उसमें, एनर्जी जब मिल रही है ना तो ग्लूकोज किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये बात समझना है, ग्लूकोज खत्म हो रहा क्या? नहीं हो रहा। जैसे अपन जो एनर्जी मिलती है, अपन गर्म करते, गैस को जलाते, गैस जल जाती, उससे एनर्जी मिल जाती है अपने को, है ना। तो खत्म होती गैस, समझोगे अभी का मोटा मोटा कि बस गैस खत्म होती तो एनर्जी मिलती। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ को छोटी छोटी दूसरी चीज़ों में तोड़ रहे तो एनर्जी मिलती है अपने, समझे ना। तो फिर जो दूसरा जो बनेगा, जो ग्लूकोज से जो कुछ भी बनेगा, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन स्केलेटन बनेगा, इज यूज एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेटिक। उसको हम कुछ दूसरी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी, समझे? प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये वो बनाने के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे उसको, समझ में? एनर्जी को नहीं। तो एनर्जी बनाते टाइम पर कुछ बचेगा ना हमारे पास में, जो ग्लूकोज को अपन अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे तो उस चीज़ को अपन इस्तेमाल करेंगे कुछ दूसरा कुछ बनाने के लिए। मतलब वो एनर्जी अलग निकल जाएंगी पहले, एनर्जी तो अपन निकाल ही लेंगे। जैसे देखो तुम्हें क्या करे, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है तुम्हारा, है ना, मोबाइल को तुमने खोल दिए, मोबाइल को खोलने से तुमको एनर्जी मिल रही। अब मोबाइल के पार्ट्स को तुम कोई दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करें, लैपटॉप में और इसमें उसमें ऐसा इस्तेमाल करें मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स, वेस्ट मटेरियल दूसरी चीज़ बनाएंगे। नहीं, लेकिन वो ऐसा है कि पर मोबाइल तुम्हारा एकदम, तुमने मोबाइल से पूरी एकदम एनर्जी निकाल ली, मोबाइल खत्म, एनर्जी बन गया, ऐसा हो गया नहीं। मोबाइल के पार्ट को खोलने से तुमको एनर्जी मिल रही, अलग अलग करो तुम पार्ट, एनर्जी मिल रही, उस एनर्जी को एटीपी में ट्रैप कर दो। अभी जो बचे हुए पार्ट है इसको तुम किसी अलग अलग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।